मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुपमा मिश्रा आपकी एसएस की टीचर, जो आपको हिस्ट्री में 5 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कराया। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हिस्ट्री के साथ आपका इसी बुक में सिविक्स और ज्योग्राफी भी है। तो मैं हिस्ट्री का 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको सिविक्स का 2 चैप्टर कंप्लीट कर दे रही हूँ। उसके बाद 5 में ज्योग्राफी का कंप्लीट करूँगी, जिसमें बचेगा सिविक्स का 1-2 चैप्टर और बचेगा पीछे से। तो सिविक्स का पहला चैप्टर है भारतीय संविधान की रचना और लक्षण। नागरिक शास्त्र, सिविक्स को नागरिक शास्त्र कहते हैं हिंदी में। और इसमें बुक में तो 8वां चैप्टर है, लेकिन सिविक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें आपका पहला चैप्टर क्या है? भारतीय संविधान की रचना और लक्षण, कि हमारा संविधान किस प्रकार से उसकी रचना की गई और क्या क्या उसके लक्षण हैं। पहले तो हम देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन है संविधान। संविधान का अर्थ क्या होता है, या संविधान से हम क्या समझते हैं, संविधान क्या होता है? तो किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का व्यवस्थित संग्रह देश का संविधान कहलाता है। पहला अपना एक परिभाषा समझिए आप इसको, चाहे क्वेश्चन का आंसर समझिए। संविधान किसे कहते हैं, विस्तार से बताइए। एक क्वेश्चन अगर बन रहा है इस पे कि संविधान किसे कहते हैं, विस्तार से बताइए, या छोटे में भी पूछेगा संविधान की परिभाषा बताइए। तो अगर विस्तार से पूछ रहा है तो हम टॉपिक दे दे के लिखेंगे, और अगर छोटे में पूछ रहा है तो वही ऊपर वाला जो है। तो पहला आपका परिभाषा है किसी भी देश को, यानी कि किसी भी देश को चलाने के लिए, उसके नियम कानून को जानने के लिए जो व्यवस्थित संग्रह बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, अधिनियम बनाया जाता है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। महत्व क्या क्या है इसके? पहला है संविधान का अर्थ, दूसरा हेडिंग, उस पर टॉपिक डालेंगे महत्व, कि हम उसके बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। संविधान देश का मूलभूत और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार देश में कानूनों का निर्माण किया जाता है। मतलब जो भी हमारे दस्तावेज, प्रावधान, नियम, कानून बने हैं, उसका निर्माण किया जाता है। देश में लागू कानून संविधान के साथ सुसंगत तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन ही होने चाहिए, कि ऐसा कानून होना चाहिए जो व्यवस्थाओं के अधीन हो, यानी कि सबके हित में हो। संविधान कानूनों से भी ऊंचा होता है। जो हमारे यहाँ कानून बना है उससे भी ऊंचा क्या हमारा संविधान है। संविधान में समय के साथ लोगों की बदलती हुई आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं तथा उच्च भावनाओं का प्रतिध्वनि होता है, जिससे संविधान को जीवंत और मूलभूत दस्तावेज कहा जाता है। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा हुआ, कब हुआ, कौन सा सन, कौन सा दिन और किसने किया, इस बारे में है। तो आप हेडिंग डाल देंगे, और बड़ा विस्तार से पूछेगा तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे। मैंने जैसे कहा संविधान का अर्थ, तो आप संविधान का अर्थ और परिभाषा बताएंगे, उसका महत्व बताएंगे, उसके बाद उसकी निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के प्रश्नों का निराकरण करने का कार्य 25 मार्च सन 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को सौंपा गया, जिससे संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा की रचना की। संविधान सभा में कुल 389, आपका क्वेश्चन छोटा छोटा भी इसमें फंसा है और बड़ा बड़ा भी है, तो आप एक बार ध्यान से देखना संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे उसके बारे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, जिसमें अलग अलग संप्रदाय, धर्म, यानी कि एक ही संप्रदाय, धर्म, जाति, लिंग, यानी एक ही प्रकार के ये नहीं थे कि हाँ सब इसमें वही भरे हैं, लेकिन इसमें क्या था, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, जाति, लिंग तथा भौगोलिक प्रदेशों के व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, इस प्रकार विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। इस प्रकार संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर, बलदेव सिंह तथा महिला प्रतिनिधियों में सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित जैसे महत्वपूर्ण लोगों का समावेश किया गया था। यानी कि इतने लोगों के
इतने लोगों को सभा में बुलाकर इतने लोग उसमें शामिल थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उसके अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जबकि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दो नाम है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो प्रारूप का उसका जो बनाए थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस संविधान ने अपनी कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 से शुरू की। 2 वर्ष 11 मास तथा 18 दिन में कुल 166 बैठक आयोजित कर संविधान सभा में संविधान का निर्माण की कार्यवाही पूर्ण की। यानी आपका एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि संविधान ने अपनी कार्यवाही किस तारीख या किस सन में शुरू की। दूसरा क्वेश्चन है उसको बनने में कितना समय लगा। इस प्रक्रिया में संविधान सभा द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान के महत्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन तथा उस पर विस्तृत विचार विमर्श कर भारतीय संविधान को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। संविधान में प्रथम पहला अनुच्छेद 1995 आर्टिकल्स तथा 8 परिशिष्ट थे, जिसके बाद संविधान में सुधार कर 395 अनुच्छेद तथा 9 परिशिष्ट के साथ संविधान का स्वरूप निश्चित हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से संविधान को पारित कर उसे कानूनी स्वरूप प्रदान किया। 26 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र दिवस को भारत में संविधान लाया गया तथा भारत को एक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। यानी कि भारत क्या है, प्रजातंत्रात्मक। यहाँ प्रजा ही अपने राजा का चयन कर सकती है। भारतीय संविधान में 4 सिंहों की मुख्य कृति को राष्ट्रीय चिन्ह आप देखे होंगे, सिक्कों पर होता है, नोट पर होता है, जितने भी राष्ट्रीय वो हमारे यहाँ का लोगो है। 4 सिंहों की मुख्य कृति का राष्ट्रीय चिन्ह तथा सत्यमेव जयते जिसके नीचे लिखा रहता है राष्ट्र सूत्र के रूप में घोषित किया गया। हमारे संविधान में नागरिकों का मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राजनीति की मार्गदर्शन, सिद्धांतों, सरकार के अंग तथा उनके कार्यों तथा प्रशासन संबंधित सूचना और न्यायपालिका की व्यवस्था जैसी अनेक महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा ब्यौरेवार तथा विशाल लिखित दस्तावेज माना जाता है। प्रस्तावना यानी कि ये क्या है, ये संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है, इसका परिचय क्या है, इस संविधान का कि जितने नियम कानून है उसके परिचय के बारे में। प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक केंद्रस्थ तथा महत्वपूर्ण तत्व है। संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना में दर्शाए गए शब्दों के आधार पर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के समान माना जाता है। अब आपको बता दें भारत का संविधान पहला, और ये सब जैसे कि टॉपिक दिया गया है, पहला प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या है, ये हमको समझने की बात है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, हर एक नागरिक के लिए ये बात नियम बनाया गया है और ये सब अमल करने के लिए कहा गया है। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष यानी कि हिंदी में शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। ये आपका प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद 1976 में हुए 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सार्वभौम शब्द के बाद समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्र की अखंडता का भी समावेश किया गया। प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत उद्देश्यों, आदर्शों तथा सिद्धांतों को महत्व दिया गया।
प्रस्तावना में संविधान उद्देश्यों के साथ भारत में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की उच्च भावना तथा आदर्शों को सिद्ध करने की इच्छा स्पष्टीकरण किया गया। इस प्रकार प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माताओं की मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है। आप प्रस्तावना के बारे में पढ़े कि प्रस्तावना क्या, अब उसका क्या महत्व है। जैसे संविधान के बारे में आप पढ़े, उसके बाद संविधान का क्या महत्व है, तो आप प्रस्तावना संविधान की आत्मा के समान होने के कारण उसका विशेष महत्व है। प्रस्तावना के द्वारा किसी भी कानून के निश्चित तथा उसे समझने और उसका अर्थघटन करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कानून का उद्देश्य तथा उसके आदर्श, कानून के निर्माण के पीछे संसद की क्या नीति है, यह समझने में प्रस्तावना सहायक होती है। किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसका स्पष्ट निर्देश हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का सार है। कानून के किसी भाग या जानकारी में कोई अस्पष्टता या विसंगति उत्पन्न हो, कानून का उद्देश्य स्पष्ट न होता हो, तो उस समय प्रस्तावना कानून को समझने तथा उसका अर्थघटन करने में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार संविधान में समाहित प्रावधानों को समझने में प्रस्तावना एक दिशा सूचक यंत्र की भूमिका निभाता है। प्रस्तावना राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा नागरिकों के बीच भाईचारे की महान भावनाओं और आदर्शों की प्रतिबिंब है। प्रस्तावना उच्च आदर्शों और उद्देश्यों की रीढ़ के समान है। ठीक है, जैसे हमारे संविधान हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है, जिसके बगैर पूरे शरीर का एक भी हिस्सा जुड़ नहीं सकता, उसी प्रकार संविधान में प्रस्तावना रीढ़ की हड्डी के समान है। प्रस्तावना के मुख्य क्या क्या आधार स्तंभ, क्या क्या कार्य हैं। पहला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना व्यक्त किए गए आधारभूत शब्द जैसे हम भारत के लोग, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, बंधुत्व, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता इत्यादि, जिसमें से हम मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 आधार स्तंभों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला क्या, लोकतंत्र। भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी आती है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। टिप्पणी यानी इसका परिचय, जितना भी इसमें दिया गया उसमें आप स्टोरी की तरह पढ़ेंगे और छोटा सा बना के लिखेंगे, 1-2 नंबर का रहता है। भारत के संविधान के अंतिम सार्वभौमिक सत्ता भारत की जनता को प्रदान की गई। हमारे देश में किसी एक व्यक्ति अथवा समूह का शासन नहीं है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक राज्य है, यानी कि हमारे यहाँ प्रजा ही राजा का चयन करते हैं। तो इसमें क्या है कि बल्कि सत्ता को अंतिम बागडोर जनता के हाथ में होती है, जनता के ही हाथ में होती है कि हम किसको अपनी सत्ता सौंपे। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी शब्द मूल ग्रीक शब्द डेमो लोक तथा क्रेटोस सत्ता से उत्पन्न हुआ है। राज्यसभा व्यवस्थित करने का अधिकार कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर बल्कि यह जनता के हाथ में है। यानी कि जैसे होता है ना कि जिसके हाथ में बागडोर चली गई बस वही उसका राजनीति। अभी हमारे यहाँ भी देखिए राजनीतिक दल ऐसे ही हैं, जिनके यहाँ एक प्रधान हुआ, प्रधान से सांसद हुआ, ऐसे करके पूरा खानदान ही उसी पीढ़ी उसकी जो पीढ़ी है सब वही एक ही कार्य करने लगता है। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक राज्य है कि किसी एक के हाथ में बागडोर नहीं है। जब जनता चाहे तब अपना वो बदल सकता है 5-5 साल पर, जिससे देश की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो तथा लोगों को शासन व्यवस्था में शामिल का अधिकार प्राप्त हो। भारतीय संविधान में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत के आधार पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद, लोकसभा तथा कार्यपालिका, मंत्रिमंडल तथा प्रशासनिक तंत्र जनता के प्रति जवाबदार होती है। कार्यपालिका की स्थानीय स्तर पर लोग सरकार का चुनाव करते हैं। इस तरह लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए चलने वाला राज्य। इस तंत्र में वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, यानी कि एक जनता के द्वारा जनता में से ही किसी को चुना जाता है जो हमारे राज्य को चलाते हैं। प्रतिनिधियों से बने मंत्रिमंडल के पास होती है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार होता है
भारत एक गणतंत्र देश है। देश इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कोई भी नागरिक जो संविधान में निर्धारित योग्यता को पूरा कर सकता है वह व्यक्ति सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होता है। या किसी भी वंश परंपरागत विरासत, यानी मैंने आपको बताया ना कि वंश से उसके बेटे, जैसे किसी की कोई प्रधान है तो उसका बेटा भी प्रधान हो, उसका पोता भी प्रधान हो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है, ये विरासत में किसी को नहीं मिला। क्या है ये? जनता के द्वारा, जनता में से ही किसी को चुना जाता है। विरासत के अंतर्गत इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किए जाने के कारण से जवाबदार सरकार भी कहा जाता है। भारत की लोकतंत्रात्मक सरकार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार को स्वीकार करे तथा इन उद्देश्यों को पूरा करे करने के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसी स्पष्टता संविधान की प्रस्तावना में की गई। संविधान निर्माताओं ने भारत की जनता को सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर एक साहसपूर्ण कार्य किया। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, संसद, विधानसभा, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग की रचना और उसके कार्य आदि उपबंध भारत को लोकतंत्रात्मक देश के रूप में घोषित करते हैं। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार यानी किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, शिक्षा, आय अथवा जन्म स्थान के भेदभाव के बिना 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय उसे मत देने का अधिकार है। यदि मतदाता सूची में नागरिक का नाम, अब यानी कि आपको मैं समझा दूं कि एक वयस्क यानी 18 वर्ष के बाद कोई भी वोटिंग कर सकता है। आपको भी पता है कि 18 वर्ष के बाद हम वोट कर सकते हैं, यानी जब, लेकिन हमारा मताधिकार यानी जो वोटर कार्ड होता है उसमें हमारा नाम हो और वोटर कार्ड हमारे पास हो। तो दूसरा क्या है उसमें? समाजवाद। भारत में 1976 में आपातकालीन शासन के दौरान 42वें संवैधानिक सुधार के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान में की गई अधिकांश व्यवस्थाओं का मूलभूत उद्देश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक क्रांति द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक समानता के आधार पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय तथा समानता प्राप्त हो, ऐसी विचारधारा को स्वीकारने वाली समाज रचना का उद्देश्य राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया है। समाजवादी समाज रचना में राष्ट्रीय संपत्तियों का न्यायपूर्ण विभाजन, उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर राज्य का स्वामित्व हो, राज्य के विविध क्षेत्रों तथा व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बीच आय की असमानता को कम करने का प्रयत्न करना, किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के हाथ में संपत्तियों का केंद्रीकरण न करना, समाज के सभी लोगों को स्वस्थ और गौरवपूर्ण विकास के लिए अवसर तथा सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे सामाजिक कल्याण को सिद्ध किया जा सके तथा अमीर गरीब के भेद को समाप्त कर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा लाकर उसमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने का संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है, जिसके कारण भारतीय संविधान का एक सामाजिक दस्तावेज है। तीसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष। 1976 में 42वें संविधान संशोधन और प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष अथवा असंप्रदायिक राज्य है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत धार्मिक राज्य नहीं बन सकता। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे है ना, हर जिस देश में जाए, पाकिस्तान क्या है, मुस्लिम धर्म के लिए, और बहुत सारे ऐसे देश हैं, लेकिन भारत क्या है, ये धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ बहुत हर धर्म के लोग रहते हैं, इसको एक धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता, जिससे धार्मिक मामलों में कोई राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और न ही किसी धार्मिक प्रवृत्ति का समर्थन करता है। भारत राज्य किसी भी असांप्रदायिक प्रवृत्ति को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन की स्वतंत्रता है। धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात
अथवा भेदभाव नहीं कर सकता। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर तथा मूलभूत अधिकारों का समान रूप से उपयोग करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूलभूत तत्व तथा लोकतंत्र का अनिवार्य लक्षण माना जाता है। सर्वधर्म समदृष्टि तथा सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले भारतीय संविधान में राज्य द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति की अपनी धार्मिक मान्यता, आस्था तथा श्रद्धा रखने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार करने के नागरिक अधिकार पर राज्य कोई प्रतिबंध या अवरोध नहीं लगा सकता। संविधान के मूलभूत लक्षण आपको अगले वीडियो में मैं आपको संविधान के मूलभूत क्या क्या लक्षण हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। और जो भी क्वेश्चन है मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताया। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको अभी जैसे ही बताया। क्या है पहला क्वेश्चन? इसमें दिया गया आपके बुक में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों का उल्लेख किया गया? तो क्या क्या आदर्श है, क्या क्या नियम है, तो उसके बारे में आप क्या क्या उल्लेख किया उसके बारे में आप बताएंगे हेडिंग देखकर। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? जो वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष के ऊपर हो और वोटर आईडी में उनका नाम हो। भारत का संविधान संघीय, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। संसदीय शासन पद्धति के सरकार के लक्षण बताइए। आगे मैं ये सब क्वेश्चन आपको बताऊंगी। दूसरा में निम्नलिखित विधानों को समझाइए, यानी टिप्पणी लिखिए, छोटे शब्दों में लिखिए। प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, तो आप इसके महत्व के, कारण के, लक्षण के बारे में बताएंगे। और भारतीय परिभाषिक शब्दों को समझाइए। आपका इस जितना भी है इसमें छोटे छोटे क्या है, मैंने आप लोकतंत्र के बारे में बताया ना, ऐसे आगे ही आपको मैं बताऊंगी। सबका हेडिंग डाल के सिर्फ उसके परिचय के बारे में आपको बताना है। भारतीय संविधान निर्माण का कार्य कब हुआ? आपको पता है 6 दिसंबर 1949 से। संघ सूची में कितने विषयों का समावेश था? 97। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए प्रारूप किसने तैयार किया? अभी इसमें ही अब मैंने आपको बताया था कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने के हाथ में था और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में, जिसको हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389। आपका पहला ही चैप्टर में उस आगे ही मैंने बता दिया। भारत गणतंत्र राज्य है क्योंकि वो लोकतंत्रात्मक है। यहाँ गणतंत्र है, लोग यहाँ स्वतंत्र हैं, अपने प्रजा, अपने राजा और अपने राज्य के प्रति समर्पित होने के लिए, किसी धर्म या किसी जाति को अपनाने के लिए। ठीक है, तो आगे अगले वीडियो में आपको आगे का जो है लक्षण, संविधान के मूलभूत लक्षण है वो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।